बंगाल चुनाव में मतदान की तिथि आ गई। आज चुनाव प्रचार का अंतिम शोर थम चुका है। मैं पहले चरण की बात कर रहा हूं। तो आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक चुनाव प्रचार का शोर थम चुका होगा और मतदान के लिए सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे रह जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि इस बीच में जब से निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा की है, इस बीच में 20-25 दिनों में क्या क्या घटनाक्रम हुए और उस घटनाक्रम का क्या निष्फल निकल रहा है, उससे हम लोग क्या आउटपुट ले सकते हैं। तो इसी विषय पे हमारी आज की चर्चा रहेगी। बंगाल में जो उधेड़-बुन आपके मन में चल रहा है महीनों से, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ममता दीदी फिर जीतेंगी या बीजेपी सरकार बनाएगी या बाकी पार्टियों का क्या होगा, तो इसी उधेड़-बुन को आज हम लोग सुलझाएंगे और इन्हीं चीज़ों का विश्लेषण करेंगे जो ये घटनाक्रम इसमें घटित हुए हैं। इन घटनाक्रम से हम एक निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिर ये घटनाक्रम किस तरफ इंगित करते हैं, ये चुनाव किस ओर जा रहा है। इसी चीज़ों को हम लोग आज के इस विश्लेषण में समझेंगे। मैं हूं विकास भारद्वाज और आप देख रहे हैं ग्लैन व्यू एनालिसिस। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो शुरू से शुरू करता हूं। जैसे ही निर्वाचन आयोग ने बंगाल चुनाव की घोषणा की, उस समय से ही मामला गर्मा गया। जद्दोजहद पहले से जारी हो रही थी। सबसे पहली चीज एसआईआर पे इतना सारा बवेला मचा। एसआईआर के जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा कि नहीं एसआईआर होके ही रहेगा, सारी चीजें हुई। ममता खुद से ही कोर्ट में गई, वकील गए, कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी, हर वो कुछ आजमा लिया गया और अंत में एसआईआर नहीं रुका। इसमें 66 लाख लोगों के नाम पहले ही हटा दिए गए जो मृत थे या जिन्होंने वो राज्य छोड़ दिया था, चले गए थे। तो इन लोगों के 66 लाख नाम पहले से ही हटा दिए गए। जब सेकेंड फेज की बात आई दोबारा से, तो उसमें 27.5 लाख नाम और कट गए। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो पहले 66 लाख नाम हटे थे उसमें काफी सारे नाम एक खास समुदाय के भी थे, लेकिन ज्यादातर ऐसे नाम थे जो मृत हो चुके थे। उससे ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं था, लेकिन जो ये 27.5 लाख ये नाम कटे हैं, इससे उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होना था, क्योंकि इसमें 80% लोग सिर्फ एक वर्ग समुदाय से हैं, एक वर्ग विशेष के लोग हैं। अब इनके नाम क्यों काट दिए गए? इसे एक टर्म दिया गया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। इसमें ऐसी ऐसी चीजें पकड़ में आई हैं जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते, मतलब आपके दिमाग में भी नहीं, वो सारी नसें फट जाएंगी। किसी किसी के 84 बच्चे हैं, कोई 20 साल में दादा बना हुआ है, कोई आप सोचिए कि किसी की 8-10 माह हो चुकी हैं, एक बाप के 300-300 परिवार के लेगेसी में चल रहा है उसके बच्चे एक ही नाम से। तो ये सारी चीजें आई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में। 4 साल में कोई बाप बन गया, 24 साल में दादा बन गया, ये सारी चीजें थी। एक नाम पता नहीं कहां कहां एक ही सिमिलर नाम हर किसी के उसमें डाला जा रहा था। तो ये सारी चीजों को दुरुस्त किया गया और दुरुस्त होते ही 27.5 लाख नाम हटा दिए गए। तो ये तो सबसे पहली चीज हुई एसआईआर। तो ये हमने समझा कि एसआईआर से किसका नफा हुआ, किसका नुकसान हुआ, ये आप खुद तय कर सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर सी बात है। अब सेकंड आता हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट का चक्कर। जितने चक्कर ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के काटे हैं, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे ये सारी चीजें, कोर्ट के चक्कर काटने में इन्होंने अपना सारा समय व्यर्थ कर दिया और बिना बात के। कोई लॉजिक नहीं थी इसके पीछे, कोई मुद्दा नहीं था। एसआईआर सिर्फ यहीं नहीं हो रहा था, और भी प्रदेशों में हो रहा था। दिल्ली वगैरह में तो होके पता भी नहीं लगा कि कब का खत्म हो गया। यूपी में हो रहा था, इतने नाम कटे, फिर जुड़े, फिर आए, हर जगह हुआ। तमिलनाडु में चुनाव था, असम में चुनाव था, केरला में चुनाव था, पुडुचेरी में, हर जगह तो चल ही रहा था। तो जब ये सारी चीजें हुई तो सिर्फ और सिर्फ बवाल बंगाल में क्यों मचा? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल भी पूछा कि भाई आपको ही क्यों दिक्कत हो रही है। खैर वो तो एक अलग प्रक्रिया थी, पर जो मेन समय था ममता बनर्जी का, जहां उसे जनता के बीच में जाना था, तो वो सुप्रीम कोर्ट में घूम रही थी और सारे वकीलों की फौज तैयार कर रखी थी, कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट, और इसी चक्कर में उन्होंने अपना सारा समय व्यर्थ कर दिया। और फलसफा क्या निकला कि चुनाव जिस तिथि पे होनी थी उसी दिन हुई, एसआईआर भी हुआ और सारी वो चीजें करनी पड़ी उन्हें जो संवैधानिक पद पे निर्वाचन आयोग ने कहा था या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो सारी चीजें हुई। कोई भी बात ममता बनर्जी की नहीं मानी गई। अब एक इसी बीच में घटनाक्रम होती है कि जजों को ही इन्होंने एसआईआर के प्रोसेस में लगा दिया था। आप लोग जानते हैं इन सब चीजों के बारे में, मैं सिर्फ बस एक घटनाक्रम आपको याद दिलाते जा रहा हूं ताकि उसके निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचेंगे और मैं वो 15 कारण भी आपको बताऊंगा जिससे हमने ये निष्कर्ष निकाला है। सब एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो जब जजों को इन्होंने दिया तो 7-8 जजों को मालदा मुर्शिदाबाद में आपको पता ही है कि जलाने की कोशिश हुई। हालांकि वो मामला अभी एनआईए के उसमें है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जजों को बंदी बनाया गया था, उनको रखा गया था, जलाने की कोशिश हुई थी, दंगे फसाद हुए, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। और जितने भी संवैधानिक पद पे बैठी हुई संस्थाएं थी सब ममता ही के खिलाफ हो गई। खिलाफ इसलिए हो गई कि आप ऐसे ऐसे काम ही कर रहे हो जिसमें लोगों की, मतलब आप सोचो कि एक
कोर्ट के जज को उन्होंने जलाने की कोशिश कर दी। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है देश में। खैर ये हुआ। अब एक और निर्वाचन आयोग पे आता हूं, उन्होंने क्या क्या करा। उन्होंने एसआईआर तो खैर ठीक है, एक मुद्दा था, कर लिया। कैमरे से निगरानी, सीएपीएफ के ऊपर बॉडी कैम लगाया जाएगा। कितने जाने बटालियन कंपनी उन्होंने सीएपीएफ की वहां तैयार कर दी, सेंट्रल फोर्सेज की, और सारी चीजें उसकी देखरेख में हो रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने हर वो उस पुलिस वाले को उस पद से मुक्त कर दिया। मुक्त कहने का मतलब तत्काल प्रभाव से उनको बिना पावरलेस कर दिया। डीजीपीओ रैंक के, कमिश्नर रैंक के, सचिव रैंक के, जो ये सब भक्ति में डूबे हुए थे, उस सबको निर्वाचन आयोग ने हटा दिया। और केंद्र सरकार ने राज्यपाल भी बदल दिए। अब निर्वाचन आयोग, जब से आचार संहिता लगी तब से डीजीपी बदल गए, सारी चीजें ये सब, अब वो उनकी बातें मान रहे हैं। और हर जगह आप बंगाल में चाहे जितने विश्लेषण देख लीजिए, वीडियोस देख लीजिए, हर जगह आपको ये दिखेंगे, इनकी मौजूदगी दिखेगी। सीआरपीएफ की हो गई, बीएसएफ की हो गई, और जो भी सेंट्रल फोर्सेज हैं उनकी वहां पे दिखेगी। जो बॉडी कैम लगाए जा रहे हैं जवानों के शरीर के ऊपर, वो 24 घंटे निगरानी पे हैं, और चुनाव के मतदान के बीच में भी वो लगे रहेंगे, और सबकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी। तो ये सारी सख्ती होने के बाद, इतनी सख्ती बरतने के बाद हम एक प्रदेश में चुनाव करा पा रहे हैं। तो आप सोचिए कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा था। अगर आज नहीं जगती सरकार तो इसका फलसफा कुछ भी हो सकता था। आप खुद सोच लीजिए कि जहां ये मतदान सिंपल लोग जाते हैं, अपना वोट डाल के चले आते हैं, उस जगह से अब आर्मी बुलाया, एयरफोर्स बुलाया, बॉडी कैम करा, हर चीज वो करा, एसआईआर करा, सब कर्म करने के बाद, और आखिरकार वोट तो डलना ही है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इन सब का बवेला क्यों इन्होंने मचाया। खैर चलिए, हम लोग आते हैं उन 15 पॉइंट पे जिससे यह परिलक्षित होता है कि ममता दीदी का बंटाधार हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको कारण बताता हूं। कारण नंबर 1, ममता दीदी ने भवानीपुर से अपना पर्चा भरा। शुभेंदु अधिकारी ने उनको उन्हीं के गढ़ में जाके ललकार दिया कि मैं भी यहीं से। अब आप याद कीजिए, ये सेम चुनाव हुआ था दिल्ली में, जब शीला दीक्षित को हराने के लिए अरविंद केजरीवाल ने उनके सीट से ही पर्चा भरा था और हरा भी दिया था। अंत में आपने देखा क्या हुआ, शीला दीक्षित की पूरी राजनीति खत्म हो गई, कांग्रेस 0 पे आ गई, और पिछले 3 चुनाव से 0 ही ला रही है। और शीला दीक्षित अब तो खैर नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनकी पूरी राजनीति खत्म हो गई, और साथ ही साथ में पूरे कांग्रेस की राजनीति दिल्ली में खत्म हो गई। सेम पैटर्न आपको दोहराता हुआ मिलेगा इस भवानीपुर वाले संग्राम में, और आप देख लीजिएगा कि ममता दीदी की भी राजनीति वहीं खत्म होगी। जिस दिन इन्होंने अपना ये पर्चा भरा है, उस दिन वो ताबूत में आखिरी कील थी, और इसके बाद फिर वो कभी लौट के आपको राजनीति करते हुए नहीं दिखेंगी। नंबर 2, ओवैसी और हुमायूं कबीर वाला मुद्दा आप सब लोगों ने जोर शोर से सुना होगा। इनका गठबंधन हुआ, तो आप एक वर्ग विशेष जब अपना नेता चुन लेता है, जब ये उनके बीच से ही कोई निकल के आता है, तो वो किसी दूसरे पार्टी को वोट नहीं देता है, वो फिर अपने ही उसको, आप ओवैसी वाले में देख लीजिए, बिहार में सीटें निकाल के, और वो बहुल क्षेत्र है उनका, तो वो समझते हैं इस राजनीति को। तो ममता के वोट वहां से भी कटे, और उम्मीद है कि अभी और चीजें इसमें निकल के आएंगी धीरे धीरे। तो एक तो ये माइनस पॉइंट उनके लिए हो गया। तो जो सीटें बाद में ठीक है गठबंधन कर लें या उन्हें सपोर्ट कर दें, वो एक अलग ही मुद्दा होगा, वो अलग बात की बात है, पर पहले जीत तो नहीं पाएगी टीएमसी वहां पे। अब ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जिस क्षेत्र विशेष की मैं बात कर रहा हूं, वहां भी भाजपा अपना परचम लहराएगी, क्योंकि वहां मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। और जब भी त्रिकोणीय मुकाबला होता है, थर्ड फ्रंट को वोट मिलते हैं, क्योंकि एक समुदाय जो है उसका वोट बढ़ जाता है, और जो दूसरा समुदाय है वो उस पर चढ़ जाता है, और जीत हमेशा थर्ड फ्रंट की ही होती है। अब आता हूं मैं तीसरे उस पे, टिकट वितरण। जो इस बारी टिकट बांटे गए हैं वो 2021 से बिल्कुल अलग। 2021 में क्या था, टीएमसी के आए हुए नेता जिन्हें ममता ने टिकट नहीं दिया था, या जो सेकंड लाइन पे थे खड़े, उन्होंने सोचा राजनीति करनी है तो चलो बीजेपी के साथ करते हैं, और उन्होंने बीजेपी से टिकट ले लिया था। जैसे भी लिया हो, तो बीजेपी ने जो वो बड़ी गलती 2021 में की थी, उस गलती को इस बारी दोहराने के बिल्कुल मूड में नहीं थी, और बिल्कुल टिकट वितरण में ये सावधानी बरती गई है। तो जब भी आप टिकट वितरण में सावधानी बरतते हैं, तो आपको पता होता है कि आप जीत की संभावनाओं को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब मैं अगले टॉपिक पे आता हूं। एक बड़ा मुद्दा हुआ, अमित शाह ने खुलेआम कहा कि मैं अभी कहीं नहीं जाने वाला, मैं अगले 15 दिन यहीं रहूंगा। और सिर्फ इस सेंटेंस का, इस चीज का इतना प्रभाव पड़ा, जनता का आत्मविश्वास, मनोबल इतना हाई हुआ कि उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए। उस विषय पे भी मैं आऊंगा। तो सिर्फ एक सेंटेंस बोलने से जब लोगों को लगा कि केंद्रीय गृह मंत्री स्वयं यहाँ पे बैठेंगे 15 दिन तक, और जो चाणक्य का दिमाग है उनका, वो आप लोग बखूबी जानते हैं, तो मुझे भरोसा है कि कुछ ना कुछ वो वहां से निकाल के ले आएंगे। तो मेरा कहना है कि जो एक सेंटेंस ने वो काम कर दिया, जो लोग पहले बिना आत्मविश्वास के डरे सहमे से थे कि पता नहीं क्या होगा, मार दिए जाएंगे, कूटे जाएंगे, पिटाई होगी, ये होगी, वो होगी, वो सब डर भय खत्म कर दिया उन्होंने। बोला कि है,
हमने सीआरपीएफ के जवान भेज दिए हैं, आप निर्भीक होकर वोट डालो और हर डंके की चोट पे हर बंदा वोट डाले। तो एक अमित शाह के इस बयान ने वो अमृत का काम किया जो लोगों के बीच में ये गया और लोगों का मनोबल वापस से लौटा। बीजेपी ने एक और चाल चली, महिला आरक्षण बिल इसी बीच में ले आए जब सारा देश चुनाव में उलझा हुआ था, और ये महिला आरक्षण बिल लाके इस पे इन्होंने 6-7 दिन बर्बाद कर दिए। संसद का सत्र बुला दिया, जो भी सांसद वहां बंगाल में जाके चुनाव प्रचार में लगे हुए थे वो बेचारे यहाँ आके बैठ गए, खुद भाजपा के भी काफी सारे यहाँ बैठे। तो ये करने से, हालांकि कुछ लोग ही थे, बाकी लोग तो उधर पे अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, पर उसका असर पड़ा। और भाजपा को क्या मिला, उन्होंने जनता के बीच में जाके ये कह दिया कि ये तो महिला विरोधी हैं। और महिलाओं का बहुत बड़ा रुझान पहले से ममता बनर्जी की तरफ रहा है, तो एक वर्ग को काट के तो जरूर ये 10-12% का डेंट तो जरूर दे दिया। महिलाओं वाले जो वोटर्स हैं, महिला वोटर्स, मैं मान के चल रहा हूं कि 8-10% का डेंट उन्होंने यहीं पे दे दिया, सिर्फ ये बता के कि ये महिला विरोधी हैं। अब आगे आता हूं कि दो नेताओं ने वहां बड़ा ही जोरदार धमाकेदार भाषण दिया, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्व शर्मा ने। पता नहीं इनके अंदर ये नेचुरल गुण है, पहले से ही इनके अंदर है कि ये मास अपील, मास लीडर वाला ये इनके अंदर वो छवि इनकी बनी हुई है। ये जहां जाते हैं पब्लिक स्वेच्छा से इनको सुनने चली जाती है। आपने इनके भाषण के अंश सुने होंगे कुछ कुछ वीडियोस में, और अगर वीडियोस फॉलो किए होंगे तो पूरा भाषण भी आपने सुना होगा। तो जिस तरीके से निर्भीकता के साथ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, तो उसका असर जनता पे पड़ता है। और इन्होंने बहुत बड़े वर्ग विशेष को वो मनोबल दे दिया जिनका मनोबल टूटता हुआ सा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा भविष्य में। जनता मतलब एक कहते हैं ना कि उन्हें कोई भरोसा ही नहीं था कि हाँ ठीक है, चलो जैसे तैसे जिंदगी काट रहे हैं। पर ये जब अपने भाषणों से, अपने उससे इतने लाखों लोगों की भीड़ के बीच में खड़े होकर जब ये बात आप कहते हो, तो उनका मनोबल, उनका उत्साह अपने आप ही डबल हो जाता है, और वो फिर से उसी जगह आ जाते हैं कि नहीं, जो कोई भी होगा, जैसी भी जंग होगी लड़ ली जाएगी। तो हेमंत बिस्व शर्मा और योगी जी का भी बड़ा योगदान इसमें, उनकी धुआंधार रैलियों का योगदान जरूर रहेगा इस जीत में। अब मैं आपको एक बड़े टॉपिक पे बताता हूं। वापिस चलिए बिहार चुनाव में। मोदी जी ने गमछा लहराया और बिहार विजय कर गए, याद होगा आपको। वैसे ही इस बारी बंगाल चुनाव में भी झारग्राम में मोदी जी ने झालमुड़ी खाई और ये चुनाव उन पे ठप्पा लगा दिया उन्होंने। उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। 8 से 10 करोड़ लोगों ने उस वीडियो को देखा है, जाने कितने एंगेजमेंट आए उस पर, कितने, बाकी चीज तो छोड़ दीजिए, मैं एक सिर्फ वीडियो की बात कर रहा हूँ, कितने लोगों ने तब देख लिया था। अब तो वो 20-22 करोड़ तक पहुंच चुका होगा। तो आप समझिए कि इतने लोगों ने उस वीडियो को देख लिया, उसका असर पड़ता है कि एक बंदा जो देश का प्रधानमंत्री है वो लोकल वेंडर के पास जाता है, उससे 10 रुपए की झालमुड़ी खरीदता है, और बंगाल का झालमुड़ी आप जानते हैं वहाँ विशेष चाव से खाया जाता है, वो खाता है लोगों के बीच में, तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे ही गमछा लहराया तो बिहार में, उस दिन ही मैंने कह दिया था कि बिहार में बीजेपी लेड एनडीए जीत जाएगी, और आज मैं फिर आपको कहता हूं कि ये झालमुड़ी खा के मोदी जी ने उस बात पे ठप्पा लगा दिया है। अब मैं आता हूं एक और बड़े बात पे, जो मैं मनोबल वाली बात आपको कह रहा था कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, जो उनके वोटर्स हैं, उन्होंने पलटवार करना शुरू कर दिया। जैसे ही टीएमसी के गुंडे आते थे, वो धमकाने या अन्य तरीकों से परेशान करने जैसे ही आते थे, वैसे ही बीजेपी वालों ने भी हर घर में झंडा लगाना शुरू कर दिया, लोगों ने उस पर प्रतिकार करना शुरू कर दिया। तो ये एक दर्शाता है, जब भी आप अपना प्रतिरोध शो करते हो ना, तो ये बताता है, ये पिछले चुनाव में नहीं था, 2021 में देख लो, ये चीजें नहीं हुई थी। मैं इसी से कंक्लूजन निकाल रहा हूं कि ये सारे सिम्टम्स बता रहे हैं कि ये चुनाव किस तरफ जा रहा है। तो जब से ये पलटवार शुरू हुआ है, लोगों के उसमें मनोबल में वृद्धि हुई है, तो समझ में आ रहा है कि चुनाव किस ओर जा रहा है। अब मैं आता हूं एक और बड़े कारण पे, आईपैक पे जो चोट हुई, जिसकी वजह से जहां से ये सारा बंगाल चुनाव का मूवमेंट पीक हुआ था, वो वहीं पे आके एंड करा। आईपैक में जब से ममता बनर्जी ने वो फाइल वाली घटना हुई, उसके बाद कोर्ट में सारी चीजें ये हुई, डीवीडी सब हो गया। आईपैक के डायरेक्टर को दिल्ली में गिरफ्तार करके ईडी ने यहां बंद कर दिया, और आईपैक ने 15 मई तक कोई भी कार्रवाई, कोई किसी तरह का कारोबार करने से या कोई भी गतिविधि करने से अपने ऑफिसेस को बंद रखा है। 4 मई को रिजल्ट आने हैं, 7-8 दिन और 11-12 मई तक उनका। अब आईपैक क्यों इतना महत्वपूर्ण था? आप जैसे कंप्यूटर के अंदर ना रैम होता है, वही काम आईपैक कर रही थी। ये सारी स्ट्रेटजी बना रही थी, ये फंडिंग कर रही थी, ये किसको क्या भाषण देना है, किस सब्जेक्ट पे बोलना है, किस पे नहीं बोलना, ये सारा तय कर रही थी। पहले भी प्रशांत किशोर ये करते आए थे, अब तो बिहार चुनाव के पहले से उन्होंने ये काम छोड़ दिया था, लेकिन प्रतीक जैन और इन लोगों ने अभी भी उसे जारी करके रखा था, लेकिन उस स्तर पे नहीं। बट फिर भी जो फंडिंग वाला मुद्दा था, उस पर तो बिल्कुल भी मैं पता है मुझे, और इसी वजह से ईडी का रेड भी हुआ।
और जो स्ट्रेटजी बनाने वाली चीज थी वो सब फेल कर गई। आईपैक का सब कुछ बंद कर दिया गया। तो ये एक बड़ी चोट थी आईपैक का। अब मैं आता हूं सबसे अंतिम पॉइंट पे। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल और सर्कुलेट हो रहा है। उस वीडियो में ममता बनर्जी मोदी जी को कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, कुछ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कह रही हैं। ये एक मानसिक, कहते हैं ना कि उसको दर्शाता है कि आप मतलब परेशान से हो गए हो। जब आप बहुत परेशान होते हो तो इस तरह की भाषा आप प्रयोग में लाते हो। तो अब ये उन्हें दिख रहा है कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है, इसका क्या भविष्य होने वाला है, क्या है, मतलब फल उन्हें पता लग चुका है कि इस चुनाव का क्या प्रतिफल होने जा रहा है। और इसी खीज में, कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वही वाली बात हो रही है कि ये ममता बनर्जी अब ये अभद्र भाषा का भी प्रयोग करने लग पड़ी है। हालांकि पिछली बार भी उन्होंने थोड़ा बहुत किया था, लेकिन वो थोड़ा माइल्ड सा था। इस बार ही थोड़ा सा हार्ड हो गया है। तो इसी भाषा पे मैं आपको याद दिला दूं, बिहार चुनाव में भी एक सिमिलर घटना घटी थी, जब एक मंच से मोदी जी की मां को गाली दे दी गई थी। जैसे ही ये घटना हुई, पूरे के पूरे प्रदेश में ये बात चली गई कि भैया ये उनकी मृत मां को आपने गाली गलौज किया है और भारत की जनता इमोशनल है, और वो भी मां को लेके और ज्यादा, और एक प्रधानमंत्री की मां हो तो उसे लेके और ज्यादा। तो आप सोचिए कि इसका क्या असर होने जा रहा है। तो ये 15 पॉइंट थे जिससे मुझे ये, मतलब मैंने इसका विश्लेषण किया तो मुझे ऐसा लग रहा है, भविष्य के गर्त में क्या छिपा है मैं भी नहीं जानता। अगर कुछ अलग अनोखा अचंभा सा कुछ अलग हो जाता है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सिम्टम्स बता रहे हैं कि इसका प्रतिफल क्या आने वाला है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको इस विषय पे गहरी जानकारी दी थी, और उससे पिछले वाली वीडियो में आपको पूरा मैंने इतिहास के साथ, ममता बनर्जी के इतिहास के साथ आपको बताया था कि ये सारी चीजें। तो आप एक बार ये दोनों वीडियो भी चेकआउट कीजिए और देखिए। बाकी परसों वोटिंग होनी है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरा आकलन सही निकले। हजारों लोग आकलन कर रहे हैं, डेली टीवी, पत्रकार, न्यूज चैनल, सब कुछ वो हो रहा है, लेकिन देखते हैं भविष्य के गर्त में क्या छुपा है। मुझे उम्मीद है कि जरूर कमल खिलेगा। बाकी आपकी कैसा लगा आपको ये विश्लेषण, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब तो आप कर लेते हैं, इसके लिए आप लोगों का विशेष धन्यवाद। चलिए फिर चुनाव के बाद एक बार फिर से आपके साथ आएंगे। परसों चुनाव है, चुनाव के बाद क्या घटनाक्रम निकल के आती है उस पर फिर हम लोग एक अपना एक विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।